बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये 1932 की एक सुबह का जिक्र है। छोटी सी दाढ़ी, खामोश खोई हुई आंखें और छिरेरे बदन वाला एक शख्स अस्पताल के मुंतज़िम आला के कमरे में दाखिल हुआ। उसने नौकरी की दरखास्त पेश की, जिसके साथ तिब की 9 आला डिग्रियां मुंसलिक थी। उसका नाम डॉक्टर दान कोजल था। उसे अस्पताल में एक्सरे स्पेशलिस्ट के फराइज सौंपे गए। आदमी मेहनती था। जल्दी अस्पताल में उसने अपने लिए एक मकाम पैदा कर लिया। अस्पताल के अदना से अदना मुलाजमों से लेकर अफसरान बाला तक उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता। उसे इस तरह काम करते हुए 1 साल गुजर गया, मगर आज तक किसी को मालूम न हो सका कि वो कहां से आया है। वो तन्हा था और उसने अस्पताल से कुछ फासले पर एक खूबसूरत सा मकान किराए पर ले रखा था। मकान 2 हिस्सों में तकसीम था। एक में उसने अपनी तजर्बागाह बना रखी थी और दूसरा हिस्सा रिहाइश के लिए मखसूस था। फारिग औकात में वो अपनी तजर्बागाह में मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने में घंटों मसरूफ रहता। बाज़ औकात वो रात को सोना भी भूल जाता। जब अस्पताल में बेकार बैठा होता तो उसकी आंखों में झांकने से यूं महसूस होता कि किसी अहम मसले पर सोच विचार कर रहा है। अकेले बैठे हुए उसे कई दफा लोगों ने बड़बड़ाते हुए भी सुना। बैठे बैठे वो कभी हंसने लगता और हंसते हंसते ही अखबारगी उसके चेहरे पर गम के साए फैल जाते। लोगों ने अक्सर औकात उसे इस हालत में देखा, मगर जब भी कोई उसके मुतालिक दरियाफ्त करता तो एक हसरत भरी मुस्कुराहट से गुफ्तगू का मौजू ही बदल देता। अगस्त 1932 का दिन खासा गर्म था। सुबह ही से फिजा में तेजी थी और सूरज देवता अपनी सुनहरी रथ में बैठा जूं जूं नीले आकाश के बेकरां दस्तों में महव खुराम हुआ तो यूं लोग गर्मी की शिद्दत महसूस करने लगे। डॉक्टर दैन कोजल हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा हुआ था। वही पुरस्रार खामोशी। वो साइंस के एक मैगजीन के वर्क गर्दानी कर रहा था। इसी अस्ना में किसी के कदमों की चाप उसके दरवाजे के करीब आकर रुक गई। आने वाले ने दरवाजे का पर्दा उठाया और कमरे में दाखिल हो गया। वो एक लड़की थी। दुनिया और माफिया से बेखबर वो लड़की कुछ देर तक डॉक्टर को देखती रही। डॉक्टर बदस्तूर गर्दन झुकाए रिसाला पढ़ने में मुनहमिक था। लड़की उसकी मेज के करीब आकर रुकी और हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसके सामने रख दिया। ड्यूटी पर हाजिर डॉक्टर ने लिखा था, नाम एलिना मेसा, तशखीस मस्बत मर्ज। बराहे मेहरबानी मरीजा के सीने के एक्सरे रिपोर्ट पेश की जाए। फॉर्म पढ़ने के बाद डॉक्टर ने अपनी उदास आंखें उठाई। सामने नौजवान लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बीमारी की वजह से जर्दी झलक रही थी। उसके बालों की एक शरीर लट उसकी पेशानी को चूम रही थी। डॉक्टर टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि जिसके लिए वो आज तक सरगर्दा रहा वो उसे मिल गई है। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तुम? उसकी आवाज से कमरे की फिजा जो खामोश थी उसमें एक आहट उभरी। आखिर तुम वापस आ गई ना? डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठा। वो अब भी उसकी तरफ पलकें झपकाए बगैर देख रहा था। 1909 का वो मौसम बहार तो तुमको याद होगा, जब मुझे एक पार्क में एक सुनसान गोशे में मिली थी। और फिर डॉक्टर की आवाज शिद्दत जज्बात से भर आई। और फिर हमने इकट्ठे बैठकर ठंडा शरबत पिया था। वहां से उठकर हम अपने कमरे। लड़की अपनी घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराई। मेरा ख्याल है कि आपने गलत अंदाजा लगाया है डॉक्टर। उसकी आवाज में जल तरंग सा नगमा था। 1909 में मैं आपसे किस तरह मिल सकती हूँ? उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। डॉक्टर के माथे पर हैरानी और गुस्से की मिली जुली शिकने उभरी। ऐसा महसूस होता था कि उसे किसी हसीन ख्वाब से झिंझोड़ कर जगा दिया गया है। उसने नाक से खिसकती हुई ऐनक के शीशों में से उस लड़की को गौर से देखा। अपने सर को मायने खेज अंदाज में जुम्बिश देते हुए वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया,
यकायक उसके माथे पर फैली हुई हैरत और आंखों की चमक गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर वही वकार और मतानियत थी। उसने माजरत आमेज लहजे में कहा, माफ कीजिएगा, मुझे धोखा हुआ। तुम बिल्कुल उससे मिलती जुलती हो। चंद लम्हों के लिए वो खला में घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अजीब हमाकत है, ये लड़की क्या सोचती होगी। इस एहसास ने उसे झंझोड़ा और उसने लड़की से मुखातिब होते हुए कहा, आप कपड़े उतार कर पर्दे के सामने आ जाए। गुलाब की नाजुक पंखड़ी ऐसे होंठों पर पसीने के नन्हे कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसके आरिस, जिन पर बीमारी की वजह से जर्दी के आसार नमूदार थे, गहरे सुर्ख हो गए थे। वो बिल्कुल बौखला गई। कनखियों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए वो ब्लाउज के बटन खोलने लगी। डॉक्टर ने एक्सरे मशीन के पुर्जों को दुरुस्त करते हुए कहा, क्या आपने कपड़े उतार दिए हैं? जी हाँ, लड़की की सहमी हुई आवाज कमरे की खामोश फिजा में कपकपाई। अच्छा, आप पर्दे के सामने खड़ी हो जाएं, कंधों को झुका रहने दीजिए, थोड़ी देर को जरा ऊपर कीजिए। लड़की ने अपने चेहरे को जरा ऊपर उठाया। लाख छुपाने के बावजूद घबराहट अब भी उसकी आंखों से झलक रही थी। घबराइए नहीं। अच्छा, अब आप एक लम्हे के लिए सांस रोकिए और हिलिएगा नहीं। दूसरे लम्हे मशीन की तेज लहरें लड़की के जिस्म से गुजरती हुई निकल गईं। शुक्रिया, डॉक्टर ने हस्बे मामूल कहा। लड़की ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और तेजी से बाहर निकल गई। कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती गई और बिल्कुल खामोश हो गई। बड़े बोझल अंदाज में डॉक्टर अपनी कुर्सी में धंस गया। वो सोचता रहा, ये लड़की कौन थी? यकीनन ये वो लड़की थी जो मुझे 1909 में पार्क में मिली थी। थोड़ी देर बाद वो उठा और एक्सरे प्लेट अंधेरे कमरे में ले गया। जब एक्सरे स्क्रीन धुलकर तैयार हो गई तो उसने बरक़ी कुमकुमों की तेज रोशनी में देखा। लड़की का बायां फेफड़ा तकरीबन खत्म हो चुका था। गोल गोल छोटे बड़े जख्मों के निशान स्क्रीन पर नुमाया दिखाई दे रहे थे। उसे तबेतक है और वो भी अब तीसरे दर्जे में दाखिल हो चुकी है। ये तो मर जाएगी। डॉक्टर इससे आगे और कुछ न कह सका। डॉक्टर वैन कोजल एक्सरे प्लेट डॉक्टर इंचार्ज के पास खुद ही लेकर गया। आइए आइए, आपने ये तकलीफ क्यों की? चपरासी के हाथ भेज दी होती। डॉक्टर इंचार्ज ने आज खिलाफ मामूल इसे एक्सरे रूम से बाहर देखकर कहा। बस यूं ही, वैन कोजल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो डॉक्टर इंचार्ज से बातों बातों में एलिना से मुताल्लिक पूछना चाहते थे। डॉक्टर इंचार्ज ने एक सर्द आह भरी और कहने लगा, डॉक्टर कोजल, ये लड़की भी बहुत ही बदनसीब है। मैं इसके बाप को उस वक्त से जानता हूं जब ये पैदा भी नहीं हुई थी। इसके हरीस बाप ने दौलत की खातिर इसकी शादी एक बूढ़े औबाश से कर दी और इस गरीब ने उफ तक न की। अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। शादी के कुछ अरसे के बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और पैदाइश के एक हफ्ते के बाद ही वो मर गया। ये बदनसीब लड़की अपने बच्चे के गम में ऐसी बीमार हुई कि इसे तबीयत हो गई और आज ये हालत है कि इसका एक फेफड़ा बिल्कुल खत्म हो चुका है और दूसरे में जरासीम अपना घर बना रहे हैं। डॉक्टर ने एक्सरे प्लेट को देखते हुए कहा। डॉक्टर कोजल खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। डॉक्टर कोजल अब अपना फारिग वक्त अपनी तजर्बागाह के बजाय अस्पताल की लाइब्रेरी में गुजारता। तबीयत पर जितनी भी किताबें मयस्सर आ सकीं उसने पढ़ डाली और जब उनसे भी उसकी प्यास न बुझी तो उसने कदीम तिब की छान पटक शुरू कर दी। उसकी इस गैर मुतवक्के तब्दीली को देखकर अस्पताल के अमले में चहमगोइयां शुरू हो गई। एलिना इलाज के लिए अक्सर अस्पताल आया करती थी। उसे देखते ही कोजल की वीरान आंखों में एक खास किस्म की चमक उमड़ आती। एलिना मौत से करीबतर होती जा रही थी और कोजल अपनी पुरस्रार मोहब्बत के दर्द के हाथों नीम बिस्मिल हो चुका था। ये सब कुछ बहुत खामोशी से हो रहा था। किसी को ये मालूम नहीं था कि डॉक्टर कोजल इस उम्र में भी एक मरने वाली लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। किसी को ये मालूम ना था कि डॉक्टर कोजल इस उम्र में भी एक मरने वाली लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। एक दिन डॉक्टर इंचार्ज एलिना के बाप से कह रहा था, देखिए, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, मगर मुझे ये बताते हुए दुख होता है कि एलिना को अब कोई दवा मौत के मुंह से नहीं बचा सकती और अगर ये बच गई तो ये एक मौजज़े से कम ना होगा। वक्त गुजरता गया। एलिना अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उठ भी नहीं सकती थी। वो हर वक्त खांसती और खून थूकती रहती। अब उसने अस्पताल आना ही छोड़ दिया।
सितंबर की एक सर्द रात थी। रात के 9 बजे थे। डॉक्टर वैन कोजल ने एलिना के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की के बाप ने दरवाजा खोला। डॉक्टर कोजल उस वक्त अपने घर के दरवाजे पर देखकर सख्त हैरान हुआ। आप? उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। सफेद सूट में मलबूस, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। एक तवील अरसे के बाद आज उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मेरा ख्याल है आप एलिना के वालिद हैं। जी हाँ, उसने हैरत पर काबू पाते हुए कहा। मैं एलिना से मिलने आया हूं। क्या वो घर पर है? हाँ, 1-2 दिन से उसकी तबीयत जरा संभली है। अब तो वो चल फिर भी सकती है। ये कहते हुए उसने एलिना को आवाज दी। वो बाल बिखराए और पैरों में स्लीपर अटकाए हुए आ गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कोजल ने उसे देखते हुए उदास लहजे में कहा। लड़की ने बाप को आंखों ही आंखों में इशारा किया। हाँ, जरूर आ सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब। लड़की के बीमार चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट उभरी। लड़की तेज तेज कदम चलती हुई अपने कमरे में गई। इधर उधर बिखरी हुई चीजों को जल्द जल्द करीने से रखने लगी और कुर्सियों को झाड़ा। इतने में डॉक्टर और उसका बाप कमरे में आ चुके थे। आइए बैठिए, लड़की ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लड़की का वालिद दरवाजे में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों से बेचैनी और इस्तराब झलक रहा था। आप एलिना के इलाज के लिए आए हैं डॉक्टर साहब? उसने पूछा। डॉक्टर ने अपनी सफेद छोटी सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, मैं तो मिजाज पुरसी के लिए आया था। डॉक्टर, शायद आपको इल्म नहीं कि एलिना शादीशुदा है। लड़की के बाप की आवाज में गुस्से की झलक थी। कोजल ने असबाब में सर हिलाते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं एलिना के मुतालिक इस बात से भी ज्यादा जानता हूँ। फिर डॉक्टर ने एलिना और उसके वालिद को तमाम कहानी सुनाई कि किस तरह माजी में उसे एक लड़की मिली थी जिसकी शक्ल एलिना से मिलती थी। अचानक वो लड़की गायब हो गई थी और उसके इंतजार में उसने दुनिया की तमाम खुशियों और मुसर्रतों से किनारा कर लिया था। और आज एलिना उसका रूप धारे उसके सामने बैठी है। एलिना और उसका वालिद ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। डॉक्टर ने सिसकियां भरते हुए कहा। बच्ची, शायद तुम महसूस न कर सको कि मेरी रूह किस तरह उसकी तलाश में भटक रही है। लड़की की आंखें नामालूद हो गईं। उसने कहा, मैं जानती हूँ डॉक्टर, मुझे एहसास है। इस मुख्तसर सी मुलाकात के बाद डॉक्टर चला गया और फिर वो रोजाना एलिना के इलाज के लिए आने लगा। लड़की की सेहत ठीक होने लगी। डॉक्टर की आस उभरी और उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जगमगाने लगे। मगर किसी को क्या मालूम था कि बुझती हुई शमा की यह आखिरी लौ है। नवंबर की एक सर्द रात को उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ये दौरा बढ़ता गया और वो हमेशा के लिए सो गई। एलिना के माँ बाप सर पीट कर रह गए, मगर डॉक्टर कोजल का गम इन सब से ज्यादा था। उसे जिस रूह से प्यार था वो उसे एक दफा फिर तन्हा छोड़कर आलम अरवाह की तरफ जा चुकी थी। तजहीज़ तकवीन के वक्त वो फिर से पिंडाल में उठ खड़ा हुआ। उसने सिसकियां भरते हुए एक एक से फरियाद की कि जनाजे की तजहीज़ तकवीन का तमाम इंतजाम वो अपने घर से अपनी ज़ेरे निगरानी करवाएगा। उसकी हसरत भरी फरियाद को कोई भी ना ठुकरा सका। टूटे हुए दिल को थामे हुए डॉक्टर ने तमाम काम अपनी ज़ेरे निगरानी करवाया और सपहर के करीब मकामी कब्रिस्तान में सनोबर के घनेरे साए तले डॉक्टर ने अपनी डुबडुबाती आंखों और कांपते हाथों से ताबूत कब्र में उतारा। इस वाक़े को 2 साल का अरसा गुजर गया। जो लोग कोजल को करीब से जानते थे उन्होंने महसूस किया कि 2 साल के इस कलील अरसे में डॉक्टर में बहुत ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। वो घंटों अपने महबूब की कब्र पर जाकर बैठा रहता है। उमूमन लोगों ने उसे कब्र से बातें करते हुए भी सुना। तुम चली गई ना मुझे छोड़कर, मुझे मालूम है तुम मुझे तंग करने के लिए यहाँ आकर छुप गई हो। मैं जल्द ही तुम्हारी रूह को मौत के पंजे से छीन लूंगा। तुम फिक्र न करो, मैं ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूं। कब्र के पास बैठे बैठे कभी वो मासूम बच्चों की तरह मचलता, रोता, सिसकियां भरता और कभी कहकहे मारकर हंस पड़ता। अब वो रात गए तक बड़े अजीबो गरीब तजुर्बात करता रहता। अगर उसके साथी डॉक्टर पूछते, हजरत आजकल किस थ्योरी पर तजुर्बात किए जा रहे हैं, तो उसकी वीरान आंखों में सोच के बादल और गहरे हो जाते।
میں ایک ایسا تجربہ کر رہا ہوں جو میری زندگی کا ایک عظیم کارنامہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دور خلاؤں میں گھورنے لگتا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر مسکرا کر چلے جاتے اور اس کو ان کے جانے کی خبر بھی نہ ہوتی۔ ان مصروفیات کے باوجود وہ اپنے وقت کا ایک حصہ الینا کے ماں باپ کے گھر گزارتا۔ ایک دن اس نے مرحوم الینا کے باپ سے کہا، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ کہیے۔ الینا کے باپ نے اپنی کرسی اس کے قریب لاتے ہوئے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ الینا اس بے رحم آسمان کے سائے تلے سوئی ہوئی ہے۔ برف باری، بارش، دھوپ ہمیشہ سے پریشان کرتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں اس کی قبر پر ایک حسین سا مقبرہ بنوا سکوں تو مرتے وقت مجھے اطمینان تو ہوگا کہ معصوم الینا میرے بعد دھوپ اور برف سے محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹر نے یہ سب کچھ اس دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ الینا کا باپ انکار نہ کر سکا، اور اب ڈاکٹر کوزل ڈاکٹر سے معمار بن گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے قبرستان میں ایک عمدہ سی پرسکون جگہ قیمتاً خرید لی، سنگ مرمر، شیشے اور دوسرے لوازمات اکٹھے کیے اور اپنے محبوب کا تاج محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ الینا کی دوسری برسی سے پہلے مقبرہ تیار ہو چکا تھا۔ برسی کے دن الینا کا پہلی قبر سے تابوت نکالا گیا اور مقبرے میں بنائی گئی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ مقبرے کی چابی ڈاکٹر نے اپنے پاس رکھی اور الینا کے لواحقین نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ قبرستان کے نگہبان اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ شام سے پہلے وہ آ جاتا، خاموشی سے مقبرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ جاتا۔ جب رات گئے قبرستان کے نگہبان گشت کے لیے نکلتے تو ان کو مقبرے سے اس کے درد بھرے نغمے سنائی دیتے اور اس درد انگیز موسیقی کے ساتھ ساتھ قبرستان کی پراسرار خاموشی اور بھیانک ہو جاتی۔ ایک روز پہرے دار رات گئے قبرستان کے آخری گشت پر نکلا تو اسے مقبرے سے یکایک درد بھری موسیقی کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو پہرے دار نے خیال کیا کہ ڈاکٹر اندر ہوگا، مگر جب اس نے دیکھا کہ دروازے پر قفل پڑا ہوا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے سوراخوں میں سے جھانک کر دیکھا۔ اندر اندھیرا تھا اور موسیقی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ بھاگا ہوا دوسرے پہرے دار کے پاس گیا۔ اکھڑے ہوئے سانس میں اس نے اسرار موسیقی کے متعلق بتایا۔ دوسرے پہرے داروں نے بھی آ کر وہ موسیقی سنی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود انہیں مقبرے کے اندر کوئی دکھائی نہ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ موسیقی تھم گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر مقبرے پر آیا تو حیران اور پریشان پہرے داروں نے اسے تمام قصہ سنایا۔ ہاں، میں نے ایک ریڈیو یہاں لگا دیا ہے اور اسے میں گھر پر بیٹھا ہوا کنٹرول کرتا ہوں۔ جب سوچتا ہوں کہ الینا تنہائی محسوس کر رہی ہوگی تو اسے درد بھری موسیقی سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ پہرے داروں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم اس پر حیران ہو؟ اس نے پہرے داروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایک ٹیلی فون بھی یہاں لگا دیا ہے۔ جب اپنے محبوب سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے اس سے باتیں کر لیتا ہوں۔ اس نے حسب معمول دروازہ کھولا اور مقبرے میں داخل ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اچھا، اب جاؤ، مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہرے دار الٹے قدموں واپس آ گئے۔ پاگل ہو گیا ہے یہ پاگل، ایک نے بڑے رازدانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو کوئی جادوگر دکھائی دیتا ہے، دوسرے نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ دل کے معاملے کو بس دل والے ہی جان سکتے ہیں یارو، تیسرے نے تان توڑی اور تینوں اپنی اپنی کوٹریوں میں واپس چلے گئے۔ 1934 میں موسم بہار کی ایک خوبصورت صبح کو ویسٹ کے جنوبی ساحل پر آسمان کی بلندیوں میں ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ جہاز نظر آتش ہو گیا اور نیچے گر پڑا۔ جہاز اس بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا تھا کہ اس کا بننا اب ناممکن تھا۔ جب ڈاکٹر کوزل کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ جائے حادثہ پر پہنچا اور ٹوٹے ہوئے جہاز کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی امنگ پیدا ہو گئی، طیارے کو خریدنے کی امنگ۔ اس نے کمپنی سے یہ طیارہ سستے داموں خرید لیا اور اسے ایک ٹرک کے ذریعے گھسواتا ہوا ہسپتال کے احاطے میں لا کھڑا کیا۔ ہسپتال کے افسران اعلیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ طیارے کو کچھ دنوں کے لیے احاطے میں کھڑا کر لے۔ نومبر کی ایک رات کو طیارہ غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر رات کے وقت اسے کسی مشین کے ذریعے کھینچتا ہوا اپنے گھر کے قریب لے آیا۔ اب ڈاکٹر زیادہ وقت کے لیے طیارے کی مرمت میں مصروف رہتا۔ اس نے اب قبرستان جانا بھی چھوڑ دیا۔
जब उसके अहबाब को इस तब्दीली की इत्तला मिली तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। वो कहते, आखिर मुर्दे से इंसान कब तक प्यार कर सकता है। लोग धीरे धीरे माजी के किस्से भूलने लगे। 7 साल का अरसा गुजर गया और किसी के जहन में ख्याल तक न आया कि डॉक्टर कोज़ल इंसानी जराइम की तारीख में निहायत ही भयानक जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। किसी को भी एहसास न हुआ कि डॉक्टर कोज़ल आजकल अपनी तजर्बागाह में माफूकुल फितरत किस्म के तजुर्बात कर रहा है और लोगों को मालूम भी ना होता अगर इत्तफाकिया तौर पर एक गोरकन इस राज को ना पा लेता। 15 अक्टूबर 1940 का जिक्र है कि अलीना के मकबरे से कुछ फासले पर एक कब्र खोदी जा रही थी। एक गोरकन ने देखा कि अलीना के सुनसान मकबरे की खिड़की से परिंदे कभी अंदर जाते और कभी बाहर निकलते। वो टहलता टहलता खिड़की के पास गया और सुराख से अंदर झांक कर देखा तो उसे अजीब मंजर नजर आया। कब्र उखड़ी हुई थी। ताबूत का ढकना एक तरफ पड़ा हुआ था और ताबूत में से रोशनी गायब थी। जल्द ही कब्रिस्तान की इंतजामिया को मुत्तला किया गया। इंतजामिया के अफसर मिस्टर विलियम सायर ने एलिना की बड़ी बहन मिसेस मेडिना को तमाम हकाइक से आगाह किया। मिसेस मेडिना ने अस्पताल के दफ्तर से डॉक्टर कोज़ल के घर का पता दरियाफ्त किया और उसी रात उसके घर गई। धड़कते दिल से उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मिसेस मेडिना ने दूसरी बार दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और दूसरे लम्हे डॉक्टर कोज़ल उसके सामने था। हाँ, वैन कोज़ल मुकम्मल सवालिया निशान बुनते हुए बोला। मिसेस मेडिना ने कहा, मैं आपसे मिलने आई हूं। लाख कोशिश के बावजूद अपनी कपकपाहट छुपा नहीं सकी। अच्छा, फिर? वैन कोज़ल ने खोए हुए अंदाज में पूछा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बहुत अहम मसले पर गौर कर रहा है और इस वक्त दिमागी तौर पर हाजिर नहीं। दरवाजे पर खड़े खड़े आप पूछ रहे हैं। अब मिसेस मेडिना काफी हद तक अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अंदर नहीं बुलाइएगा? उदास आंखों में चमक की एक हल्की सी लहर उभरी। भाई आ जाइए, उसने बोझिल अंदाज में कहा और दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। मिसेस मेडिना ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे के अंदर कदम रखा। छोटा सा सहन अबूर करके वो एक कमरे में दाखिल हुई। ये डॉक्टर की तजर्बा गाह थी। दवाइयों की अजीब किस्म की बू ने उसका इस्तकबाल किया। डॉक्टर मिसेस मेडिना के आगे आगे सर झुकाए जा रहा था। तजर्बागाह से गुजरते हुए वो एक छोटे से तारीक कमरे में दाखिल हुई। इस कमरे के दाएं तरफ एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। इसमें अंधेरा था। दोनों इसमें दाखिल हो गए। डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर स्विच दबाया। कमरा नीली रोशनी में अजीब सा दिखाई दे रहा था। मैं आपके पास आई थी, ये कहते हुए मिसेस मेडिना की निगाह सामने की दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ी। ये अलीना की तस्वीर थी। तस्वीर के इर्द गिर्द फ्रेम के साथ साथ स्याह बालों की लटकती लटें भी थी। उसकी जुबान एकदम रुक गई और उसे अपने हाथ पैर ठंडे होते हुए महसूस हुए। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? डॉक्टर की आवाज गूंजी। मिसेस मेडिना ने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा, मैं आपके पास मकबरे की चाबी लेने आई थी। डॉक्टर कोज़ल के होंठ धीरे धीरे हिले। मोहतरमा, चाबी मेरी है और अलीना सरापा मेरे लिए थी। अगर मैं इस मकबरे पर नहीं जाता तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उसे भूल गया हूं। मैं नहीं चाहता कि उसके आराम में खलल आए। मिसेस मेडिना ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, डॉक्टर, वो आखिर मेरी भी बहन थी। मुझे भी उससे कुछ कम प्यार नहीं। ये कहते हुए उसने कमरे का जायजा लिया। उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखे हुए पलंग पर मरकूज होकर रह गई। पलंग पर बिछा हुआ बिस्तर उसने एक निगाह में पहचान लिया। ये अलीना का बिस्तर था। आज से 9 साल पहले वो इसी बिस्तर पर सोया करती थी। मिसेस मेडिना पूरी तरह बौखला चुकी थी। उसके माथे पर पसीने के शफ्फाफ कतरे नमूदार हो गए। डॉक्टर, अगर तकलीफ ना हो तो एक गिलास पानी पिला दीजिए। मेरी तबीयत घबरा रही है, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। डॉक्टर उठकर कमरे से बाहर चला गया। मिसेस मेडिना फौरन अपनी कुर्सी से उठी, बिस्तर के पास गई। पलंग 2 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्से में कोई चादर ताने सो रहा था। मिसेस मेडिना ने जरा सा कपड़ा सरकाकर देखा। उनके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। ये अलीना की लाश थी। वो एक लम्हा जाया किए बगैर मुड़ी और बेतहाशा भागने लगी। कमरे के दरवाजे पर उसे डॉक्टर मिला। उसने तेजी से डॉक्टर को धक्का दिया। डॉक्टर लड़खड़ा गया और दीवार का सहारा लेने के बावजूद पानी के गिलास समेत फर्श पर गिर पड़ा।
वो भागती हुई सड़क पर आ गई। अब उसका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तारी के वारंट लिए डॉक्टर कुजल के दरवाजे पर खड़ी थी। पुलिस ने तमाम घर का मुहासरा कर लिया। डॉक्टर इंस्पेक्टर को देखते ही चीख उठा, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अंदर नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर उसे एक तरफ धकेलते हुए घर में दाखिल हो गया। मिसेस मिडियाना और चंद सिपाही उसके साथ थे। वो सीधा हॉल वाले कमरे में गए। डॉक्टर ने बढ़कर अलीना के मुर्दा जिस्म पर से चादर हटा दी। अलीना ने हल्के नीले रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था और उसके नीचे खूबसूरत फूलों वाला प्याजी रंग का ब्लाउज और गहरे नीले रंग का स्कर्ट। इंस्पेक्टर ने मुड़कर डॉक्टर की तरफ देखते हुए मखसूस पुलिस वालों के करख्त लहजे में कहा, ये क्या शैतानी खेल खेला जा रहा था डॉक्टर? डॉक्टर ने सर्द आह भरी और कहना शुरू किया, इतना शोर क्यों मचाते हो? उसके आराम में मोखिल ना हो, वो मरी नहीं है। बको मत, सही सही बताओ। ये सोई हुई है जनाब, डॉक्टर ने इसरार करते हुए कहा। अभी तुम लोगों को कुछ अरसा सब्र करना पड़ेगा, ये जल्द ही जाग उठेगी, बहुत खुशो खुर्रम जिस तरह बीमारी से पहले थी। मैं आपसे प्यार की भीख मांगता हूं कि आप इसकी लाश यहां से ना ले जाइए। डॉक्टर ने शिद्दत जज्बात से बेताब होकर इंस्पेक्टर का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। डॉक्टर की इल्तिजाओं का कोई असर न हुआ। डॉक्टर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और लाश को शनाख्ती मुर्दा खाने में। डॉक्टर ने अपने बयान में बताया कि गम के हाथों निढाल उसने ऐसा तरीका तलाश किया कि अलीना हमेशा उसके घर में रह सके। तुमने लाश किस तरह घर पहुंचाई? इंस्पेक्टर ने पूछा। डॉक्टर ने बताया कि एक रात उसने कब्र खोदी और कफन समेत लाश एक टैक्सी में रखी। टैक्सी ड्राइवर नींद में ऊँग रहा था, उसने कुछ भी महसूस न किया। वो लाश उसने अस्पताल में पड़े हुए हवाई जहाज में रखी और हवाई जहाज को उस टैक्सी से खिंचवाता हुआ अपने घर ले गया। उसने अपने अजीब व गरीब नजरिए पर रोशनी डालते हुए बताया कि मौत दरअसल एक आर्जी गुनूदगी का नाम है और इंसान इस पर काबू पा सकता है। इसीलिए मैं एक ऐसी दवा बनाने में मसरूफ था जो मौत की इस गुनूदगी को दूर करके इंसान को जगा दे। डॉक्टर पर मुकदमा चलाया गया और तिब्बी मुआयने के बाद उसे पागल करार दे दिया गया। मुआयना करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा था कि मुल्जिम वैन कूजल दरहकीकत इस नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला है जिसमें मरीज मुर्दे से प्यार करता है। डॉक्टर को रिहा कर दिया गया। अलीना की हुनूद शुदा लाश को किसी नामालूम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। डॉक्टर वेस्ट छोड़कर फ्लोरिडा में सकूनत पजीर हो गया और 10 जून 1956 को अपनी महबूबा की रूह से जा मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।